नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्राउन सामान्य ज्ञान के इस बुक का चैप्टर नंबर 8.1 जिसका नाम है भारत का संविधान। जानेंगे कि भारत के संविधान के बनने के पीछे की कहानी क्या है, जानेंगे इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। दोस्तों जल्दी से ओपन करिए पेज नंबर 240, पेज नंबर 240 और करिए हमारे साथ में इस बुक को हाईलाइट। दोस्तों जितने भी भाई हमारे ओल्ड स्टूडेंट इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि अब जो भी चैप्टर से संबंधित मैं आपको एडिशनल फैक्ट बताऊंगा वो सभी फैक्ट आपको इस बुक के साइड में लिख लेने हैं। वीडियो के अंत में कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा केवल ये जानने के लिए कि आपका अटेंशन इस वीडियो के प्रति कितना है। कहीं ये तो नहीं कि आप आगे बढ़ रहे हो पिछला भूल रहे हो। ये तो वही हो गया कि आप तेज घोड़े पर सवार तो हो लेकिन लगाम आपके हाथ में है ही नहीं, बस पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो, पिछला भूलते जा रहे हो भूलते जा रहे हो भूलते जा रहे हो। तो आप आज भी खाली थे और कल भी फिर से आप खाली जाओगे। तो इस सिद्धांत पे आपको काम नहीं करना है, इस सिद्धांत पे आपको स्टडी नहीं करनी है। थिंक अबाउट इट। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए स्टार्ट करता हूँ आज का अपना ये वीडियो, क्योंकि समय कम है और वीडियो की लेंथ आई थिंक बहुत ज़्यादा बन सकती है। भारत का संविधान, इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि संविधान होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशंस की परिभाषा क्या है। दोस्तों भारत का संविधान या फिर किसी भी देश का संविधान एक वैधानिक दस्तावेज होता है जिसमें शासन के उन मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख होता है जिसके अनुसार किसी देश या फिर राज्य का संचालन होता है। ध्यान रखिएगा, उसी के आधार पर जो उसमें सिद्धांत दिए गए हैं उसी के आधार पर देश का क्या होता है, संचालन होता है। एक होता है भारत का संविधान और एक आपका खुद का अपने घर का एक संविधान होता है, एक नियम होता है, कायदे कानून होता है। ठीक है, कुछ घरों में कहते हैं कि दोस्तों जो हम खाना बनाते हैं हम लोग किचन में बैठ के खाते हैं। आपको याद होगा आज भी काफ़ी सारे गाँव में लोग बैठ करके किचन के अंदर खाना खाते हैं। वो क्या है, उस घर का वो एक नियम है, सिद्धांत है। कुछ लोग अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं और रात को थोड़ा जल्दी सोते हैं, 10 से 6 सो लेते हैं। ठीक है, गांव जैसे एरिया में तो 9 बजे सन्नाटा हो जाता है क्योंकि वहाँ पे लोग सुबह 4 बजे उठते हैं उस घर में। ठीक है, और कभी कभी दोस्तों क्या होते हैं कि ये नियम कायदे कानून वक्त के अनुसार चेंज होने मतलब होते हैं, करने पड़ते हैं। जैसे कि भारत में क्या होता है, भारत का जो संविधान है उसमें हम क्या करते हैं, संशोधन करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर नाइट ड्यूटी कर रहा है तो वो मॉर्निंग में जल्दी कैसे उठ जाएगा, वो तो सोया नहीं है और नींद भी आवश्यक होती है। तो उस आवश्यकता के अनुसार हम क्या करते हैं, अपने कुछ नियम कायदे कानून में मॉडिफिकेशन करते हैं। तो वैसे क्या है, इंडिया में भी क्या होता है, संशोधन होता है। तो फिलहाल दोस्तों संविधान क्या होता है ये आपने समझ लिया होगा। संविधान एक वैधानिक दस्तावेज होता है जिसमें शासन के उन मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख होता है, वर्णन होता है, लिखा जाता है, जिसके अनुरूप किसी भी देश या फिर राज्य का शासन रन होता है या फिर चलाया जाता है, संचालन होता है। डन। अब बात करते हैं इस चैप्टर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझते हैं। 16वीं शताब्दी के अंत में लंदन के कुछ व्यापारियों ने भारत से व्यापार करने के लिए लंदन कंपनी की स्थापना करी। 1600 ईस्वी में या फिर 1600 ईस्वी के अंतिम महीनों में लंदन कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र मिला और इस कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, ध्यान रखिएगा, इस कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भारत में व्यापार करना शुरू किया। दोस्तों ये सभी के सभी लोग जितनी भी हमारी ईस्ट इंडिया, जितनी भी थी हमारी ईस्ट वाले जो भी थे वो सब आए थे इंडिया में केवल व्यापार करने के लिए, लेकिन इनकी नीयत साफ नहीं थी। इन्होंने हमारे पूरे देश को क्या कर दिया, हैंडीकैप बना दिया, अपंग बना दिया। ठीक है, और इस कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भारत में व्यापार करना शुरू हुआ और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद केंद्रीय प्रशासन की शक्तिहीन होने के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ के आंतरिक राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और सबसे पहला बीज बोया 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजित कर कंपनी ने बंगाल पर अपना अधिकार जमा लिया। पूरा बंगाल उनका हो गया, हम जैसे मर्जी चाहे उसको रन कर सकते हैं अपने बंगाल को, ये इन्होंने कहा। और यहाँ पे रहने वाले जो व्यक्ति होंगे वो हमारी बात सुनेंगे, ध्यान रखिएगा, हमारी बात नहीं सुनोगे तो क्या हो जाओगे, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। ऐसा इनका क्या था, मेंटलिटी थी। सो गाइस 1764 में बक्सर के युद्ध में कंपनी ने जीत हासिल करी और भारत में कंपनी के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव पर संसदीय नियंत्रण के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा समय समय पर अधिनियम पारित किए गए। ठीक है, मॉडिफिकेशंस होते रहे, अपडेट होते रहे। तो इन अधिनियमों ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक आधार तैयार किया। ये आपको सिंपल पढ़ना था। आप बोलोगे सर आप तो पूरा चैप्टर पढ़ रहे हो, ऐसे पढ़ाओगे, अब भी हमसे ना हो पाएगा, आप ये सोचोगे। मैं जस्ट आपको इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का एक ही पैराग्राफ पढ़वा रहा हूँ बस, क्योंकि ये पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे जो जो पॉइंट मैंने करे हाईलाइट किया उसको आपने करना है बुक में हाईलाइट एक बार। अब पहला जो दोस्तों जो आपका एक्ट आया था वो था आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक, चलिए अब इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड
नॉर्थ द्वारा गोपनीय समिति की रिपोर्ट पर 1773 में ब्रिटिश संसद के द्वारा ये एक्ट पारित हुआ था। ध्यान रखिएगा, जब ये एक्ट पारित हुआ था उस समय लॉर्ड कौन था, इसका नाम ध्यान रखना है आपको। अब इसका उद्देश्य क्या था? इस एक्ट का उद्देश्य था कि कंपनी में व्यापक भ्रष्टाचार एवं कुशासन को दूर करना। और इसके साथ में आपको ध्यान रखना है, एक हाईलाइट करना है, मद्रास एवं मुंबई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। तो एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिरकार वो कौन सा एक्ट था जिसके आधार पर मद्रास एवं मुंबई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया था, इसको इसके साथ में मर्ज कर दिया गया था। वो था आपका 1773 वाला एक्ट। बहुत पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चंस। तो पहला जो एक्ट आया था वो आपका था 1773 वाला। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट पॉइंट है कि यहां पर इस एक्ट के बाद में गवर्नर को, ठीक है, प्रमुख को गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल कहा जाता था। तो ऐसा कौन सा एक्ट था जिसमें गवर्नर की जगह पर उसके नाम को हम गवर्नर जनरल से जाने लगे थे? तो वो था आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और उससे पहले क्या होते थे? सब गवर्नर होते थे। क्या होते थे? गवर्नर होते थे। अब थोड़ा सा यहाँ पे आगे बढ़िए, 1774 में आइएगा कि 1774 में कलकत्ता में 4 सदस्यीय उच्चतम न्यायालय गठित हुए थे इस एक्ट के तहत। और बंगाल प्रेसिडेंसी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल प्रेसिडेंसी का पहला गवर्नर जनरल था आपका वारेन हेस्टिंग्स। और एक्ट के तहत स्थापित भारत के पहले उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। इनका नाम क्या था? इनका नाम था सर एलिजा इम्पे। ये थे हमारे प्रधान न्यायाधीश, पहली बार जो उच्चतम न्यायालय बना था उसके अंदर। करिए इसको हाईलाइट एक बार। भाई पहला पैराग्राफ मैंने लंबा पढ़वा दिया, जरूरी था इसलिए। थोड़ा बेदरकिएगा मत बच्चे, काफ़ी ज़्यादा बच्चे परेशान, बहुत जल्दी बस भागने का मौका चाहिए बच्चों को क्लास से, मतलब इस वीडियो से। क्लास में तो खैर हम भागने कहाँ देते हैं बच्चों को। चलो भाई, 1784 में एक 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, थोड़ा सा इसको पढ़िएगा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में क्या हुआ था, इसमें बस केवल आपको ध्यान रखना कि इस अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी और 1858 तक ये विद्यमान रहा द्वैध शासन। अब ये द्वैध शासन है क्या, यहाँ पर बस आप ये ध्यान रखिएगा, जब दो शासक, ठीक है, दो व्यक्ति, दो शासक एक साथ सत्ता का संचालन करते हैं उसे बोलते हैं द्वैध शासन। ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। दो व्यक्ति एक स्थान पर शासन करेंगे तो क्या होगा? डिस्प्यूट होने की संभावना बहुत अधिक हो सकती है। ठीक है, या तो वो जो आपका सत्ता है वो अच्छे से चलेगी या फिर वो तबाह हो जाएगी। तो ये था आपका द्वैध शासन जो 1858 तक क्या था? विद्यमान रहा। और द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम के एक्ट के तहत हुई थी दोस्तों? वो था 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। ये आपको ध्यान रखना है, करिए इसको हाईलाइट एक बार आप लोग दोस्तों। फिर आपका आया था 1793, ठीक है, 1793 का चार्टर एक्ट। अब इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया था। कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष तक के लिए किस एक्ट के अंतर्गत बढ़ाया गया था, इंक्रीज किया गया था? ये था आपका 1793। ये क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में। दोस्तों जो भी पॉइंट मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ ये सभी के सभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक्ट के तहत क्या हुआ था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों को वेतन भारतीय कोष से मिलने लगा। नेक्स्ट आपका 1813 का चार्टर एक्ट, उसके बाद आपका आया 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या हुआ कि इस एक्ट के अंतर्गत कंपनी के भारतीय व्यापार के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, किंतु चीन से व्यापार और चाय के व्यापार का एक अधिकार बना रहा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को अगले 20 वर्ष के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार भी प्रदान किया गया। राजस्व पर भी अधिकार दिया गया किस एक्ट के तहत? 1853 के तहत। अब ये राजस्व क्या है किसी को पता है? रिवेन्यू वाले में भी इंटरफेयर कर सकता है ये कंपनी। ये सबसे बड़ा दिया गया, जब मर्जी चाहे किस पे कितना टैक्स लगाना है, ठीक है, कितना टैक्स पे छूट देनी है, ठीक है, किसकी सैलरी किस प्रकार से, क्या वेजेस डिसाइड करना है, लोगों से कितना, मतलब कि लोगों को दास बना देना एक तरह से, सब मैक्सिमम टाइम काम करवाना है, तो रेवेन्यू कैसे जनरेट हो, पूरा कंट्रोल इसके ऊपर था 1813 का चार्टर एक्ट के तहत। अब इसके बाद आपका आया 1833 का चार्टर एक्ट। अब भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम धुंधले संकेत इस एक्ट में मिलते हैं। सबसे पहली बार हमारा खुद का संविधान हो, इस बात का उल्लेख या फिर इस बात की चिंगारी जो हुई थी वो जली थी आपकी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। सोचिए 1833 कहाँ गया और संविधान बना कब हमारा? 1947। सोचिए कितना बड़ा डिफरेंस था।
तो टाइम लग गया, कोई बात नहीं बच्चे। देखिए, इस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया और बंगाल का गवर्नर अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया था। जो बंगाल का मात्र गवर्नर था, इसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ध्यान रखिएगा, बंगाल का गवर्नर अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया था और लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। और इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की सरकार भारत सरकार और उसकी परिषद भारत परिषद कहलाने लगी। भारतीय कानूनों को लिपिबद्ध तथा सुधारने के उद्देश्य से लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। तो प्रथम विधि आयोग का गठन किसके काल में किया गया था? लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, इसमें क्या था? इसमें था आपका कि भारतीय कानून क्या बनेगा, यहाँ पर कानून किस प्रकार का होना चाहिए, लचीला या फिर ठोस होना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सभी बातें इसमें उल्लेखित की गई थी। नेक्स्ट आपका 1853, ये था आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत बनाया गया लास्ट का एक्ट 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का एक्ट अंतिम चार्टर एक्ट था। इसके बाद सीधे ब्रिटिश क्राउन का शासन स्टार्ट हो गया 1858 के बाद। सो बंगाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया और इसी एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम संपूर्ण भारत के लिए क्या हुआ था? सर्वप्रथम संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना की गई थी। क्या की गई थी? एक विधानमंडल की स्थापना की गई थी। इसको आप करिए जल्दी से हाईलाइट। नेक्स्ट पॉइंट आपका दोस्तों, 1857 का विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यवस्था के लिए घातक झटका था। 1857 के विद्रोह के बाद में थोड़ा सा जो ईस्ट इंडिया थोड़ा क्या पूरा डगमगा गया था। त्राही माम इस ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ स्टार्ट हो गई थी। तो फाइनली क्या बोला ब्रिटिश क्राउन ने? ये बोला भैया ईस्ट इंडिया कंपनी वाले से तुमसे ना हो पाएगा, अब पूरे भारत में जो हमारा अधिकार रहेगा, ठीक है, अब हमारे अकॉर्डिंग पूरा भारत पे आप व्यापार कर सकते हो, करना है करो वरना तुम कल्टी हो जाओ, यहाँ से निकल जाओ, ऐसा बोला ब्रिटिश क्राउन ने। अब 1857 का विद्रोह क्या था वो हमने इतिहास वाले चैप्टर में पढ़ा था। बाकी आपने अगर नहीं पढ़ा है, वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। अगर ऑलरेडी आपको सब कुछ मालूम है तो वीडियो को मत देखिएगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि जो न्यू स्टूडेंट हैं इस फील्ड के अंदर, इस कुरुक्षेत्र के अंदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के, वो इस बुक को जाके मार्केट से बाय कर लो, वरना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, बाय करने का करना करिएगा वरना मत करिएगा। दोस्तों इन्वेस्टमेंट छोटा सा है, कहते हैं दोस्तों एक बुक को तरीके से पढ़ लो। मेरा कहने का सिंपल सा ये है, 10 किताब को एक बार भी ना पढ़ने से ज़्यादा अच्छा किसी एक किताब को 10 बार पढ़ लेना। हर बार आप कुछ ना कुछ नया जरूर प्राप्त करेंगे। पहले आप एक बुक तो पूरी तो करो, ये एक्सपीरियंस लो, दोबारा पढ़ने का आपका अपने आप मन करेगा। जिस दिन आपकी ये पर्सनैलिटी बन गई तो एग्जाम एक नहीं बल्कि जो भी उस टाइम पे फॉर्म भरोगे तैयारी के बाद सारे एग्जाम क्रैक होंगे। होता है ना, सर मेरा एग्जाम में सिलेक्शन यहाँ भी हो गया वहाँ भी हो गया, कहाँ ज्वाइन करूँ, ये भी सीन बनते हैं लोगों के साथ। लेकिन उस लेवल तक वो पहुँचने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अब मेहनत आज से करोगे कल से, वो आप डिसाइड करो। इतना समझाना आई थिंक बहुत होगा। सो अब बढ़ते हैं, आते हैं मुद्दे पर। क्या हुआ कि इस अधिनियम के द्वारा भारत के शासन को कंपनी के हाथों से छीन करके ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। अब ब्रिटिश क्राउन पूरे भारत पर मॉनिटर करती रही कि आखिरकार जो व्यापार हो रहा है वो किस आधार पे हो रहा है। पूरी एक्टिविटी ब्रिटिश क्राउन ने अपने अंडर में ले ली और इस अधिनियम के द्वारा 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा लागू द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। मैंने कहा था ना कि द्वैध शासन प्रणाली, जब दो शासक होंगे एक ही क्षेत्र के अंदर तो क्या होगा? डिस्प्यूट पक्का होगा। इसलिए कोई कंपनी भी होती है तो उस कंपनी का एक क्या होता है? सीईओ होता है, एक एमडी होता है, ठीक है, अलग अलग पोस्ट पे अलग व्यक्ति होते हैं। अगर दो दिमाग होंगे तो भाई मेरी सुप्रीम है, मेरी पावर सुप्रीम है, मेरी थॉट ऊंची है, मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मैसेज में बढ़ाऊँ वगैरह वगैरह होता नहीं होता। तो इसलिए हमेशा द्वैध शासन कभी भी ज़्यादा सफल नहीं हो पाया। तो इसलिए द्वैध शासन यहाँ पे क्या करा? समाप्त कर दिया गया। तो एग्जाम में आपसे पूछता है कि ऐसा कौन सा एक्ट था जिसके अंतर्गत भारत में द्वैध शासन की समाप्ति हुई थी? तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा लागू द्वैध शासन प्रणाली समाप्त हुई। और ये यहाँ पे अब बात करते हैं कि भारत के राज्य सचिव का पद सृजित किया गया, जिसे 15 सदस्यों की एक परिषद, जो भारत परिषद के नाम से जाना जाता था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि आखिरकार ब्रिटिश क्राउन के द्वारा जो राज्य सचिव का पद सृजित किया गया था उसमें कुल कितने सदस्य थे? दोस्तों ये थे आपके 15 सदस्य हैं। और उसको क्या नाम दिया गया था? इसको नाम दिया गया था भारत परिषद। भारत परिषद। भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय की उपाधि मिलनी स्टार्ट हो चुकी थी, जो क्राउन का सीधा प्रतिनिधि था। अगर कोई व्यक्ति वायसराय है तो वो सीधे रिपोर्टिंग करेगा किसको? क्राउन को। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे।
लॉर्ड कैनिंग क्या थे? लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे। गवर्नर जनरल का पद भारत सरकार के विधायी कार्य का प्रतीक था तथा सम्राट क्राउन का प्रतिनिधि करने के कारण उसे वायसराय कहा गया। वायसराय क्यों बोलते थे ये आप पढ़ सकते हो, हाईलाइट मत करिएगा, आवश्यक नहीं है, लेकिन पढ़ना आपके लिए जरूरी है, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, अब इसमें क्या था दोस्तों? ये ब्रिटिश क्राउन का सेकंड वाला था आपका अधिनियम। पहला वाला था 1858 में जो आया, अभी हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं 1861 वाला जो अधिनियम पारित हुआ। देखिए एक्ट जितने भी पारित हुए थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित हुए थे। ध्यान रखिएगा एक्ट और अधिनियम में क्या डिफरेंस है। एक्ट हमेशा ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित है और जितने भी अधिनियम पारित हुए वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आते हैं। गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद का विस्तार किया गया तथा उसमें एक पांचवा सदस्य शामिल किया गया जो विधि वेता का पद था। क्या था? विधि वेता का पद था। विधायी कार्यों के लिए कम से कम 6 तथा अधिक से अधिक 12 अतिरिक्त सदस्य सम्मिलित किए गए। पहली बार भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई। इसके द्वारा, किसके द्वारा? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। अब यहाँ पे आप मूव करिएगा 1892। ये था आपका तीसरा अधिनियम ब्रिटिश क्राउन वाला। पहला था अधिनियम 1858, सेकंड आया 1861 और थर्ड है आपका 1892। देखिए ये आपको हैंड टू हैंड थोड़ा सा रिकॉल करते चलना है। अगर आप इस तरह से स्टडी करोगे तो आपका अटेंशन इस वीडियो के प्रति बनेगा, वरना क्या होगा, माइंड में फालतू की थॉट आएंगी, बहुउद्देशीय परियोजना चलेंगी, मुझे इससे बात करनी है, उससे बात करनी है, उसकी कॉल क्यों नहीं आई, उसने क्यों बुला लिया, उसने ऐसा क्यों कहा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो फिलहाल आपको ये चीज़ अभी पढ़ाते समय ध्यान नहीं देनी है। सिलेक्शन तक केवल फोकस करना है अपनी पढ़ाई के ऊपर, अपने ऊपर कि हमने कितना सीखा, कितना बोला, कुछ बोले तो क्यों बोले भाई हम लोग। चलो, भारतीय परिषद अधिनियम में केवल आपको ध्यान रखने की अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के आधार पर हुई थी? ये हुई थी आपकी अधिनियम 1892 के आधार पर। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जिसे बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार, जिसे बोलते हैं मार्ले मिंटो रिफॉर्म, 1909 में ये रिफॉर्म आया, ये अधिनियम आया और इसके द्वारा इस अधिनियम में पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए एक अलग से निर्वाचन मंडल की सुविधा प्रदान की गई थी 1909 में। इसका काम यही था कि अलग से मुस्लिम समुदाय को पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान करना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है किस अधिनियम के आधार पर काम हुआ था भाई। अब सत्येंद्र सिन्हा को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का प्रथम भारतीय विधि सदस्य नियुक्त किया गया था। अब भारतीय परिषद अधिनियम 1919, इस अधिनियम के तहत द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई थी और राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 60 थी उस समय। और केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 145, जिसमें से 104 क्या थे? निर्वाचित थे और 41 मनोनीत थे और इसका कार्यकाल 3 वर्ष का था। तो ये पॉइंट जो आपको लिखवाए गए हैं, हाईलाइट करवाए गए हैं बुक में, इसको आप जल्दी से करिए, बुक को हाईलाइट अपने फटाफट से, और इसको 2 से 3 बार कम से कम दोहराइए अपने मन के अंदर। अगर आपको अच्छे से हमेशा याद रखना है तो 2 काम कर सकते हैं आप लोग, या तो कमेंट, वीडियो को पॉज करके कमेंट में ये डिटेल आप मुझे लिख के भेजिए, ठीक है, लिखकर भेजिए, या फिर 4x3, 3x4 का व्हाइट बोर्ड लाओ, दीवार पे ठोक दो उसको अपने, और खड़े होकर के ये पॉइंट लिखो, कम से कम एक पॉइंट को 10 बार बोल बोल के तेज आवाज़ में, साउंड थोड़ा सा अपना हाई रखना। इससे क्या होगा, आपको सबकॉन्शियस माइंड में ये सभी डाटा सेव हो जाएगा, वरना क्या होगा फिर आप भूल जाओगे। वीडियो खत्म होते ही ना आप अपने आप से पूछना इस चीज़ का डाटा, भूल जाओगे पक्का आप लोग। अगर मैं आपसे बोलूँगा कि 1813 से पहले, चार्टर एक्ट 1813 से पहले कौन सा एक्ट आया था, इसके बाद कौन सा एक्ट आया था, जरा लिख के भेजना। नहीं पता आपको, भूल गए आप लोग। क्यों भूले? इसलिए अटेंशन था ही नहीं। कमेंट कौन करे भाई? अभी चैट करनी है फेसबुक व्हाट्सअप पे तो चलेगा जहाज, खट 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 टाइपिंग हो जाएगी दोस्तों के साथ। अपने भाई दोस्तों के साथ टाइपिंग करते नहीं करते हो ना, दुनिया भर की चैटिंग करते हो, उस टाइम आप थकते नहीं हो और यहाँ थक रहे हो। ज़्यादा कटाक्ष नहीं करूँगा बच्चे, बहुत समझा दिया मैंने इस वीडियो में, अननेसेसरी वीडियो की लेंथ बढ़ रही है, मुझे इस चीज़ का फीलिंग हो रही है। तो फिलहाल अब मैं मुद्दे पे करता हूँ बात। द्वैध शासन क्या था? इस एक्ट के द्वारा 8 प्रमुख प्रांतों में जिन्हें गवर्नर के प्रांत कहा गया था, द्वैध शासन की पद्धति यहाँ से शुरू कर दी गई थी। पहले द्वैध शासन मतलब नेगेटिव बना, अब शायद ये पॉजिटिव बन सकता है। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक था आपका आरक्षित विषय। आरक्षित विषय, इसमें भू राजस्व वित्त आता है, कानून व्यवस्था आती है, खनिज संसाधन आते हैं, सिंचाई आती है, न्याय और पुलिस प्रशासन आते हैं और उद्योग आदि आते हैं। तो एग्जाम में आपसे पूछता है कि द्वैध शासन, ठीक है, जिसको 2 प्रांतों में बांटा गया था, ठीक है, इसमें से आरक्षित विषय का कौन सा विषय है? आरक्षित विषय में कौन आते हैं? और
हस्तांतरित विषय में कौन आते हैं? हस्तांतरित में आपकी शिक्षा आती है, हेल्थ आती है, ठीक है, एग्रीकल्चर आता है, मापतोल आता है और इंटरटेनमेंट का नियंत्रण आता है और आबकारी, ये सभी नियम आते हैं। जैसे हमारी होते हैं ना संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, है ना, उसकी लिस्ट होती है कौन सा विषय किस में आता है, तो उसका ओरिजिन यहीं से तो हुआ था। उन सभी का ओरिजिन ओरिजिन कहाँ से हुआ था? यहीं से हुआ था। अब यहाँ पे आप सब बच्चे मुझे संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची में कौन कौन से विषय आते हैं, टोटल कितने विषय हैं इन तीनों में? भाई संघ सूची में कितने विषय हैं? 97 है, 98 हैं, क्या हैं? राज्य सूची में इस समय 66 हैं, फिर 62 हो चुके हैं। संवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं ये आप मुझे लिख के भेजिएगा। न्यूमेरिकल टोटल नंबर कितने हैं बस। अगर आपको डिटेल में लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। जो इतने ओल्ड स्टूडेंट हमारी सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, इस बुक की सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, और जो हमको अलग से हमारी जो क्लास लेते हैं, वो सब बच्चे भी यहाँ पे अलग से मुझको कमेंट जरूर करेंगे। चलो भाई फोकस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। यहाँ पर आते हैं कि इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था किस अधिनियम के आधार पर? ये आपका अधिनियम है 1919 वाला। कौन सा अधिनियम है ये? 1919 वाला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। 1919 वाला। अब यहाँ पर लोक लेखा तथा वित्त समिति का यहाँ पर क्या गया था? गठन किया गया था। और भाषाई, ठीक है, भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन की सिफारिश मोंटफोर्ड रिपोर्ट 1918 द्वारा की गई थी कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन हो। अच्छा, भाषा के आधार पर पहली बार राज्य कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश बना था। कब बना था? वर्ष क्या था उसका? जरा याद करो एक बार, भेजो जरा मुझको अपना आंसर। अब आते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। ये बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। बताएं आपको इसके बारे में, बता देते हैं। 1935 का शासन अधिनियम 1920 से लेकर के 1935 तक राष्ट्रीय आंदोलन का एक परिणाम था। जितने भी 1920 से लेकर के 1935 तक के जो भी हमारी एक्टिविटी हुई, जो भी आंदोलन हुए, राष्ट्रीय आंदोलन, आपने देखा होगा ना, इसी के टाइम पर, इस वर्ष के बीच में, मतलब इन 15 वर्ष के बीच में अंग्रेजों को ये लगने लगा भैया हमसे ना हो पाएगा, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, ठीक है, तभी बात बनेगी। तो फाइनली क्या हुआ? फाइनली कह सकते हैं कि हमारे भारत का जो संविधान है उसकी नींव जो रखी थी वो रखी थी भारत शासन अधिनियम 1935 ने। नहीं समझे? समझ गए होंगे शायद, आई थिंक आप लोग। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर ये विधेयक 2 अगस्त 1935 को पारित हुआ था। उस समय इतिहास का सबसे बड़ा तथा सबसे जटिल ये क्या था? हमारा संविधान था। इसमें 14 भाग थे, 10 परिशिष्ट थे, 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी। और भारत का जो वर्तमान संवैधानिक ढांचा है काफ़ी हद तक अधिनियम 1935 पर ही आधारित है। 1935 पर ही क्या है? ये आधारित है। ये आपको ध्यान रखना था यहाँ पर। अब यहाँ पे ना आप एक चीज़ और लिख लीजिएगा, इसे बोलते हैं मील का पत्थर। मील का पत्थर ये क्या हुआ? दोस्तों, ऐसा कौन सा अधिनियम है जो भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ था? सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है, और एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कई बार कि आखिरकार 321 धाराएं और 10 अनुसूचियों का उल्लेख किस अधिनियम में दिया गया है? तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर शायद वो पॉइंट अभी नहीं दिया गया है इसमें अधिनियम में, शायद कभी बीच में दिया होगा, बताऊंगा बाद में आपको मैं क्या करना चाहता हूँ, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि इसी अधिनियम के आधार पर जो आपका देश की मुद्रा एवं साख नियंत्रण के उद्देश्य से आरबीआई की स्थापना की गई थी 1935 के तहत। ये आपको ध्यान रखना है। केंद्र एवं संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना, राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना भी इसी अधिनियम के आधार पर स्थापित हुआ था, इसी अधिनियम के अंदर हुआ था। तो मैक्सिमम जो हमारा हमारा जो अभी एक्टिविटी चलती है ना, जो हमारा संविधान है, वो समझ लो कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 की बिल्कुल कॉपी है। मतलब हमारा संविधान इस पर ही पूरा डिपेंड है, इससे बना है। अगर ये नहीं होता ना तैयार, तो फिर हमारी हालत खराब हो जाती। इस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया। बर्मा को भारत से अलग किया गया। उड़ीसा तथा सिंध 2 नए प्रांत बनाए गए। और प्रधानमंत्री को हम लोग प्रीमियर बोलते हैं और मंत्री को हम लोग मिनिस्टर जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया था। चलो, अब भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 1947 माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने भारतीय
स्वतंत्रता विधेयक 18 जुलाई 1947 को पारित किया और इस अधिनियम को 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया। इस अधिनियम में दो डोमिनियन पाकिस्तान और भारत की स्थापना के लिए 14 एवं 15 अगस्त 1947 की तारीख डिसाइड की गई। 14 अगस्त पाकिस्तान है, 15 अगस्त हमारा इंडिया है। दो डोमिनियन स्टेट अलग अलग से बनाई गई, दो देश बनाए गए, बंटवारा किया गया। बंगाल और पंजाब में दो दो प्रांत बनाए जाने का प्रावधान भी इसी अधिनियम के अंतर्गत किया गया 1947। अब ये हमारी जो रूपरेखा बन रही है वो आज़ादी के समय की बन रही है। उस समय हमारे पास आप ना एक काम करना कि एक बार ना वो था, कौन सा था, एक सीरीज आई थी आई थिंक लोकसभा टीवी के अंदर, उसमें वो शेखर कपूर के नाम से एक पर्सनैलिटी हैं, भारत का संविधान, उसको नाम से देखिएगा आप लोग। बड़ी अच्छी सीरीज़ है, 10-12 एपिसोड है उसमें। शेखर कपूर नहीं है, मुझे मैं उसका ना आपको लिंक जो है ना आपको ग्रुप में भेज दूँगा, टेलीग्राम ग्रुप पे, उसको देख लेना आप लोग। भाई सैटरडे संडे है, फ्री होंगे थोड़ा सा, नहीं हो फिर तो टाइम निकालो भैया, जहाज़ कम चलाओ अपने फालतू के, पढ़ाई में फोकस करो। अब यहाँ पे आते हैं सीधे हम लोग कि 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश क्राउन का भारत पर क्या हुआ, आधिपत्य समाप्त हो गया। कब समाप्त हुआ? 15 अगस्त 1947 को। सीधे दोनों राज्यों की सीमा का निर्धारण जो किया वो किया था सर रैडक्लिफ ने, इन्हीं के नाम पर। ठीक है, इसकी अध्यक्षता में सीमा आयोग का गठन किया गया, बंटवारा किया गया सीमा को बनाने के लिए। बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो, बस अगले वीडियो में हम बात करेंगे संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स इस वीडियो को शेयर करिए, नहीं पसंद आया जम के डिसलाइक मारिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब मत करिएगा। हो सकता है आपको ऑलरेडी सब कुछ आता हो, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो अगर आप इस सिद्धांत पर पढ़ने वाले स्टूडेंट को सब कुछ मालूम है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा मत देखिएगा। पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब करिए मत, ठीक है, नोटिफिकेशन आपको परेशान करेगा ही नहीं। बाकी जो स्टूडेंट फॉलो कर रहे हैं लगातार, बुक्स को हाईलाइट करिए, बुक्स की फ़ोटो खींच के मुझे पर्सनल आप टेलीग्राम कर दीजिएगा, जो ओल्ड स्टूडेंट है। नए स्टूडेंट मुझे लगातार कमेंट करते रहिए। अब यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगा जिसका रिप्लाई आप मुझे जल्दी से करोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ लेता हूँ। आप मुझे बताइएगा कि एक सही क्रम बोले तो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जितने भी एक्ट आए वन बाय वन एक एक कमेंट अलग अलग करो मुझको। रेगुलेटिंग एक्ट पहला कौन सा आया था? 1773, सेंड कर दो कमेंट। उसके बाद फिर करो सेंड मुझको। और इसके बाद ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कौन कौन से अधिनियम आए थे वो लिख के भेजो। उसके बाद मैंने आपको दोस्तों डिस्कस किया था कि सर एलिजा इम्पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे कहाँ के, ये लिख के भेजो। और यहाँ पे ना रुको रुको रुको, शायद उसमें वर्ष नहीं था, मुझे जस्ट शायद मुझे अभी याद आ रहा है, वो कौन सा था आपका जिसमें वर्ष नहीं था। हाँ देखिए, यहाँ पे ना एक्चुअली इसने वर्ष नहीं दिया ना, हाँ बिल्कुल वर्ष नहीं दिया, इसको आप लिख लीजिएगा। अच्छी बात है, मुझे अभी याद आ गया। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इस अधिनियम के अंतर्गत 1774 में, ये लिखा है सॉरी, 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कुल कितने थे हमारे पास? 4 हो गए। 4 में एक क्या होगा? एक आपका होगा मुख्य न्यायाधीश और 3 क्या होंगे? 3 आपके होंगे अन्य न्यायाधीश। ये नंबर आप अच्छे से लिख लीजिए इस चीज़ को। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर।